डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विचारक प्लेटो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटोज जस्टिस थ्योरी, प्लेटो का एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और प्लेटो ने जो अपनी पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का नाम था रिपब्लिक। और इस रिपब्लिक नामक पुस्तक में हम देखें सबसे ज़्यादा अगर चर्चा की गई तो वो किसके बारे में चर्चा की गई, अर्थात प्लेटो की रिपब्लिक का उद्देश्य था कि राज्य का आधार क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो वह अपने राज्य में, अपने आदर्श राज्य में इसकी स्थापना करना चाहता है, न्याय की स्थापना करना चाहता है। तो इसी कारण प्लेटो की रिपब्लिक का कई बार इसका एक उपनाम जो बताया जाता है वो यह कहा जाता है कंसर्निंग जस्टिस। कंसर्निंग जस्टिस प्लेटो की इस रिपब्लिक नामक पुस्तक का दूसरा उपनाम भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में जो सबसे ज्यादा चर्चा करता है वो किसके ऊपर करता है, न्याय के ऊपर करता है। प्लेटो न्याय को राज्य का एक आवश्यक गुण मानता है कि बिना न्याय के राज्य संभव नहीं है। और प्लेटो ने भी ये भी कहा कि राज्य जो है कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, अपितु यह एक सजीव वस्तु है। और यह सजीव वस्तु जो है वो किससे मिलकर बनती है? प्लेटो ने कहा कि न्याय का निर्माण पेड़ों, पर्वतों, भूमि, वनों से नहीं होता, अपितु राज्य का निर्माण उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से होता है। तो जिस प्रकार व्यक्ति के गुण होते हैं, उन्हीं गुणों का बृहद रूप, उन्हीं गुणों का, व्यक्ति में पाए जाने वाले गुणों का बड़ा रूप हमें किसमें दिखाई देता है, राज्य में दिखाई देता है। तो यहाँ हमें जो देखने की बात है वो ये है कि ये न्याय जो है वह राज्य का गुण होने के साथ साथ भी किसका भी गुण है, व्यक्ति का गुण है। तो व्यक्ति की आत्मा में गुण पाए जाते हैं, व्यक्ति की आत्मा में क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। और यह गुण हम देखें उसी रूप में, उसी मात्रा में किसमें पाए जाते हैं, बड़े रूप में राज्य में पाए जाते हैं। तो प्लेटो राज्य का एक आंतरिक गुण, न्याय को राज्य का एक आंतरिक गुण मानता है। प्लेटो न्याय सिद्धांत के माध्यम से क्या स्थापित करना चाहता है, क्या इसके उद्देश्य थे, क्या इसकी विशेषताएं हैं, आदि के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझने से पहले हमें प्लेटो से पहले यूनानी सभ्यता का विचारक है प्लेटो। तो यूनान में कई सारे स्कूल थे, कई सारे मत थे, कई सारी धारणाएं थी। तो न्याय के बारे में भी अलग अलग प्रकार की धारणाएं प्रचलित थी। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड के तौर पर, पृष्ठभूमि में हम देखें प्लेटो से पूर्व में प्रचलित जो न्याय की धारणाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हम देखें न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत में प्रमुख तौर पर प्रतिपादक के तौर पर हम देखते हैं जो नाम लिया जाता है वो सेफालस का नाम लिया जाता है और पॉलीमार्कस का नाम लिया जाता है। सेफालस और पॉलीमार्कस जो है वो न्याय के बारे में क्या कहते हैं, उनका ये मानना है कि अपना ऋण चुका देना न्याय है, अपना ऋण चुका देना न्याय है। अब देखिए दूसरा सिद्धांत न्याय का उग्रवादी मत थ्रेसिमेकस जो था उसका ये मानना था कि शक्तिशाली का हित न्याय है, अर्थात जिनके पास शक्ति है वह अपने हितों की पूर्ति कर सकते हैं और यह कोई अन्याय नहीं है, अपितु यह न्याय है। तो हम देखें राज्य के पास सर्वोच्च मात्रा में शक्ति है, तो इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य अपने हितों की पूर्ति करता है और इस शक्ति का कई बार हम देखें दुरुपयोग भी करता है। तो थ्रेसिमेकस इसको न्याय के रूप में देखता है, प्लेटो इस बात से सहमत नहीं है। तीसरा मत जो था वो ग्लूकोन का था और यह ग्लूकोन का जो मत है जो रूढ़िबद्ध धारणा मानता है न्याय को, और इसी के साथ साथ न्याय को एक कृत्रिम वस्तु भी मानता है। कृत्रिम वस्तु इस रूप में मानता है, ग्लूकोन का ये मानना था कि जब अव्यवस्था, अराजकता की स्थिति थी तो लोगों ने इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक समझौता किया और समझौते के परिणाम स्वरूप लोगों ने तय किया कि हम एक दूसरे के ऊपर अन्याय नहीं करेंगे और उन्होंने कुछ सामान्य नियम कानून बनाए और उन सामान्य नियम कानूनों को लागू करने के लिए एक दंड संहिता बनाई। तो हम देखें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन किस कानून के भय से, दंड के भय से करता है। तो यहाँ इस रूप में न्याय को किस प्रकार से देखा गया, एक कृत्रिम वस्तु के रूप में देखा गया। प्लेटो न्याय के इन पूर्व
प्रचलित मतों का पूरी तरह से खंडन करता है, उन्हें गलत साबित करता है और यूनानी सभ्यता में नवयुवकों के बीच में जो न्याय की विभिन्न धारणाएं बनी हुई थी, इन न्याय की विभिन्न धारणाओं को खंडन करते हुए अपना न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधुनिक न्याय, जिसे हम न्यायालयों का न्याय कहते हैं या कानून का न्याय कहते हैं, उससे पूरी तरह से भिन्न है। प्लेटो की न्याय की अवधारणा एक नैतिक अवधारणा है साहब। प्लेटो के न्याय की अवधारणा जो है वो पूरी तरह से कैसी है? नैतिक, अर्थात यह व्यक्ति के आचरण में अभिव्यक्त होती है। और आचरण में अभिव्यक्त कैसे होती है? प्लेटो चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करे। अब प्लेटो के अनुसार न्याय एक नैतिक धारणा है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, पर समाज में सभी के लिए कर्तव्य क्या क्या हैं? तो प्लेटो व्यक्ति की आत्मा और राज्य को समदर्शी मानते हुए, समान मानते हुए यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में, हम देखें कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में कितने गुण माने हैं उसने? ये 3 गुण माने हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का निर्माण कितने गुणों से मिलकर के हुआ है? 3 गुणों से मिलकर के हुआ है। कौन कौन से हैं ये 3 गुण? तृष्णा अथवा वासना, एपेटाइट। जिस व्यक्ति की आत्मा में यह गुण प्रधान है, यह गुण मुख्य तौर पर पाया जाता है। बाकी ये दोनों गुण गौण रूप में, कम रूप में, ढके हुए रूप में पाए जाते हैं। और मुख्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? तृष्णा अथवा वासना का गुण पाया जाता है। प्लेटो उन समाज के उन व्यक्तियों को एक अलग कैटेगरी में रखता है, एक अलग वर्ग में रखता है। और वह वर्ग कौन सा हो गया? उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसर क्लास। प्लेटो ने कहा कि कुछ व्यक्तियों की आत्मा में कौन सा गुण प्रधान होता है? साहस का गुण, करेज का गुण प्रधान होता है। और ऐसे व्यक्ति जिनमें साहस है वो एक कार्य, रक्षा का कार्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं। प्लेटो उनको सैनिक वर्ग में, मिलिट्री क्लास में रखता है। और इसके अलावा प्लेटो ने कहा कि कुछ व्यक्तियों में विवेक का तत्व, बुद्धि का तत्व, विजडम जो है वह अच्छी मात्रा में पाई जाती है। बाकी दोनों गुण गौण होते हैं। तो प्लेटो ऐसे विवेक प्रधान व्यक्तियों को शासक वर्ग में शामिल करता है। तो यहां हम देख सकते हैं कि प्लेटो ने व्यक्ति की आत्मा में पाए जाने वाले गुणों के आधार पर समाज का स्पष्ट रूप से कितने वर्गों में विभाजन कर दिया है? 3 वर्गों में। समझने की बात है कि ये जो विभाजन का आधार क्या रखा है? व्यक्ति की आत्मा में पाए जाने वाले गुण। तो गुण के आधार पर ही, अब देखिए, गुण के आधार पर ही प्लेटो व्यक्ति के लिए निर्धारित कर देता है। क्या निर्धारित कर देता है? कर्तव्य, ड्यूटीज, जो व्यक्ति को अपने आचरण में पालन करने हैं। तो जिनमें वासना का, तृष्णा का गुण प्रदान है, उनको उत्पादक वर्ग में कृषि संबंधी कार्य, खेती संबंधी, शिल्प संबंधी, व्यवसाय संबंधी, मतलब उत्पादन अधिक से अधिक करना है जिससे राज्य की आवश्यकताएं पूरी हो सके। जिनमें साहस की प्रधानता है, उन्हें सैनिक संबंधी अर्थात राज्य की सीमाओं की या राज्य में आंतरिक शासन सुरक्षा व्यक्तियों की करनी है। जिनमें विवेक का गुण प्रदान है, उन्हें शासक वर्ग में शासन संबंधी प्रशासन को संचालित करने का कार्य करना है। और जिसमें सर्वाधिक मात्रा में विवेक है, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ विजडम है, उस व्यक्ति को प्लेटो द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? क्या बनाया गया है? दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? विवेक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसके कर्तव्यों का निर्धारण कर दिया और यह निर्धारित कर दिया, यह तय कर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुसार अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करे और दूसरों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे, नॉन इंटरफेरेंस इन अदर ड्यूटीज। तो अगर व्यक्ति, समाज का प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करता है, कैसा करता है कि अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करता है और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, तो प्लेटो के अनुसार वह व्यक्ति अपने साथ न्याय करता है। तो हम देख रहे हैं कि इन तीनों गुणों के पर्याप्त अनुपात में मिलने से व्यक्ति की आत्मा में एक सर्वोच्च सद्गुण, हाईएस्ट वर्च्यू, सर्वोच्च सद्गुण पैदा हो गया। और वह सर्वोच्च सद्गुण कौन सा है? न्याय। तो इस प्रकार व्यक्ति अपने साथ, अपनी आत्मा के
स्वभाव के अनुसार, जो कि इस व्यक्ति की आत्मा का स्वभाव होता है कि वह सुखी रहना चाहती है, उत्तम जीवन की प्राप्ति करना चाहती है, सुख प्राप्त करना चाहती है, तो उसके लिए उसे न्यायी होना जरूरी है। और वह न्यायी कब बन सकता है? जब वह अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करे। तो अपन देखें कि प्लेटो की व्यक्ति की आत्मा में न्याय स्थापित हो गया। अब समाज में प्रत्येक व्यक्ति अगर इसी प्रकार आचरण करेगा तो उस राज्य में भी हम देखें स्वतः ही अपने आप ही सर्वोच्च सद्गुण न्याय की स्थापना हो जाएगी। तो यहाँ व्यक्ति और राज्य को इस प्रकार समदर्शी मानता है कि व्यक्ति में ये 3 गुण पाए जाते हैं। इन 3 गुणों में से हम देखें किसी व्यक्ति में कोई गुण प्रदान है, और अगर किसी राज्य में ये तीनों गुण पर्याप्त अनुपात में मौजूद हैं तो उस राज्य में स्वतः ही किसकी स्थापना हो जाती है? न्याय की स्थापना हो जाती है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है? प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत से मतलब क्या है कि प्रत्येक विशिष्ट कार्य को करने के लिए विशिष्ट गुणों की आवश्यकता होती है। तो शासन संबंधी कार्य भी अपने आप में एक विशिष्ट कार्य है। उदाहरण के तौर पर देखें, शासन संबंधी कार्य कोई हर कोई गहरा व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे चिकित्सक कार्य करने के लिए एक प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सक की आवश्यकता होती है, चिकित्सक कला के जानकार की आवश्यकता होती है, तभी वे व्यक्तियों की व्याधियों का रोगों को दूर कर सकता है। उसी प्रकार शासन संबंधी कला को संचालित करने के लिए इस कला के निपुण, इस कला में प्रशिक्षित, इस कला के लिए आवश्यक गुणों वाले व्यक्ति का होना जरूरी है। तो शासक के लिए भी वह निर्धारित गुणों की बात करता है, और उसमें निर्धारित गुण कौन सा होना चाहिए? विवेक होना चाहिए, उसे कैसा होना चाहिए? न्यायी होना चाहिए। तो यहाँ प्लेटो जो है वह अपने इस न्याय सिद्धांत में किसकी बात कर रहा है? कार्य विशिष्टीकरण की बात कर रहा है कि विशिष्ट कार्य को करने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों की, विशिष्ट गुणों की आवश्यकता है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करता है और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता तो वह व्यक्ति न्याय करता है, उस राज्य में न्याय की स्थापना। तो प्लेटो की न्याय सिद्धांत एक नैतिक सिद्धांत है। मॉरल यह कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है, अपितु यह प्राकृतिक है, व्यक्ति की आत्मा में पाई जाती है और व्यक्तियों से मिलकर के राज्य बनता है। उस राज्य में आंतरिक तौर पर मौजूद एक गुण किसके रूप में? सद्गुण के रूप में। और प्लेटो न्याय को एक सर्वोच्च सद्गुण भी मानता है, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह सबके हित में है, क्योंकि इससे व्यक्ति को सुख प्राप्त होगा, उत्तम जीवन की प्राप्ति होगी राज्य में। देखिए, प्लेटो न्याय सिद्धांत की स्थापना क्यों करना चाहता है? प्लेटो न्याय की स्थापना इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसने देखा कि उसका जो गुरु, प्लेटो का गुरु कौन? सुकरात, उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ। किस प्रकार अन्याय हुआ कि सुकरात जो था वो अपने समय का सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति था, द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ हिज टाइम। बट हम देखें उस समय के जो शासक थे, उन शासकों ने सुकरात को प्राण दंड दिया, जहर पीने को दिया। तो प्लेटो ने देखा कि उसका गुरु बुद्धिमान भी है और शासक उसे क्या दे रहे हैं? प्राण दंड दे रहे हैं, तो उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो प्लेटो के जीवन को बदल दिया इस घटना ने, और प्लेटो ने अपने चिंतन का उद्देश्य निर्धारित किया कि मुझे किसकी स्थापना करनी है? राज्यों में न्याय की स्थापना करनी है। और इसी न्याय की स्थापना के लिए वो चाहता था कि इन यूनानी नगर राज्यों में जो अस्थिरता है, भाई भतीजावाद है, स्वार्थपूर्णता है, या व्यक्तिवाद है, या बुद्धिमत्ता का अभाव है, इन व्याधियों को, इन रोगों को, इन कमियों को दूर करना है और एक ऐसे राज्य की स्थापना करनी है जो पूरी तरह से किस पर आधारित हो? न्याय पर आधारित हो। और इसी को अपन ने क्या नाम दिया? प्लेटो का आदर्श राज्य, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो आइडियल स्टेट का आधार क्या हुआ? न्याय हुआ, जिसमें व्यक्ति की आत्मा का कौन सा गुण होना चाहिए? सर्वोच्च सद्गुण न्याय। और अगर व्यक्ति में मौजूद है तो स्वतः ही किसमें मौजूद हो जाएगा? राज्य में मौजूद हो जाएगा। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक नैतिक धारणा है, कानूनी धारणा नहीं है, और व्यक्ति स्वतः ही अपनी आत्मा के स्वभाव के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो इसके लिए हमें किसी दंड की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, उसे अपनी आत्मा के स्वभाव के गुण के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाए, उसी प्रकार की शिक्षा दी जाए उसे, और हम देखें कि उसे आत्मा के गुण के अनुरूप उसे पर्यावरण दिया जाए, उसे उस प्रकार का माहौल दिया जाए जिससे कि उसके गुण के पालन में उसे किसी प्रकार का कोई अवरोध या परेशानी या व्यवधान पैदा ना हो। तो इसके लिए वो साम्यवाद का सिद्धांत भी देता है, अपनी एक विशिष्ट शिक्षा योजना का प्रतिपादन भी करता है। अब हम देखें कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं क्या है। तो प्लेटो की न्याय सिद्धांत में हम देखें
कि सबसे पहली विशेषता तो ये है कि इसमें सब 3 गुणों का समावेश किया गया है। 3 गुण कौन कौन से हैं? हम देखें कि इसमें संयम, साहस और विवेक, संयम, साहस और विवेक, इन 3 गुणों से मिलकर ही किसका निर्माण होगा? न्याय का निर्माण होगा। तो ये 3 गुण, इनसे मिलकर के सर्वोच्च सद्गुण, हाईएस्ट वर्च्यू, जो आपसे पूछा भी जाता है कि प्लेटो के अनुसार हाईएस्ट वर्च्यू क्या है, तो आपको जस्टिस, न्याय। तो इन 3 गुणों से मिलकर के कि अगर किसी व्यक्ति की आत्मा में ये तीनों गुण पर्याप्त अनुपात में है और एक प्रमुख गुण है और जिसके अनुसार वह अपना कार्य कर रहा है तो वह न्याय करता है, और अगर इसी प्रकार राज्य में भी है तो वह राज्य किस पर आधारित है? न्याय पर आधारित है। दूसरा, प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक नैतिक सिद्धांत है। नैतिक सिद्धांत जिसे हम अपने आचरण में प्रयोग करते हैं, जो हमें अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए निरंतर प्रेरणा देता है, जिससे कि हमें सुखों की प्राप्ति होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है। तीसरा, प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वो कोई बाह्य, कृत्रिम या हम देखें कोई आदर्श वस्तु नहीं है। आप तो ये देखें कि प्लेटो के अनुसार न्याय जो है वो जीवन का आंतरिक तत्व है। आंतरिक तत्व मतलब व्यक्ति की आत्मा में, मन में मौजूद रहता है और इसी के अनुसार वो अपना आचरण करता है। इसके अलावा प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वो एक कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत से हमारा तात्पर्य है कि कोई भी कार्य जो है उस कार्य को करने के लिए हमारे पास पर्याप्त गुण होने चाहिए और पर्याप्त प्रशिक्षण होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे चिकित्सक का कार्य कोई बिना चिकित्सक का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए व्यक्ति नहीं कर सकता, उसी प्रकार शासन संबंधी कार्य भी जो है उस कार्य को करने के लिए पर्याप्त गुण होने चाहिए शासक में और उसे पर्याप्त प्रशिक्षण भी प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्लेटो जो है वह शासन को किस रूप में देख रहा है? साबिक कला के रूप में, आर्ट के रूप में। और इस कला को हम देखें परफेक्शन जब भी प्राप्त होगा जब इस कला की सारी जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं या गलतियां हैं, दोष हैं, उन दोषों को हम क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। तो कलाकार का उद्देश्य क्या है? तो शासक रूपी कलाकार का उद्देश्य है कि ऐसे राज्य की स्थापना करना जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो, भाई भतीजावाद ना हो, अस्थिरता ना हो, धूर्तता ना हो, है। तो इस प्रकार हम देखें कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। इसी के साथ दूसरी बात भी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत हस्तक्षेप, नॉन इंटरफेरेंस का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग के कार्यों में क्या नहीं करे? हस्तक्षेप नहीं करे। उसके लिए जो निर्धारित सीमा है उस निर्धारित सीमा में ही उसे अपना कार्य करना है। दूसरों के कार्यों में उसे, अगर मान लीजिए कोई उत्पादन संबंधी कार्यों में रत व्यवसायी है या कृषक है, तो उसे किसमें भाग लेने की इजाजत नहीं है? प्लेटो के अनुसार शासन संबंधी कार्यों में भाग लेने की इजाजत नहीं है। या कोई व्यक्ति हम देखें सेना में है तो उसे इसकी आवश्यकता, किसमें भाग लेने की आवश्यकता नहीं है? प्रोडक्शन में, उत्पादन में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा प्लेटो न्याय को एक सावयव एकता के रूप में, सावयव एकता का मतलब ये हुआ ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कोई चेतना होती है। तो देखिए प्लेटो का न्याय सिद्धांत या प्लेटो का राज्य की धारणा जो है वो कोई राज्य को निर्जीव नहीं मानता, अपितु प्लेटो राज्य को मानव शरीर की तरह, मानव शरीर की भांति सजीव मानता है जिसमें चेतना है। और जिस प्रकार मानव शरीर में चेतना को राज्य के समतुल्य मानता है, उसी प्रकार मानव शरीर में, आत्मा में पाए जाने वाले जो न्याय है उस न्याय को किसका भी आधार मानता है? राज्य का भी आधार मानता है। तो न्याय जो है इन विभिन्न वर्गों से, विभिन्न गुणों से मिलकर के सावयव, जैसे हमारे मानव शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर के हुआ है, उसी भांति उसी प्रकार राज्य में भी न्याय का निर्माण इन विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले गुणों से, जो कि एक निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं, तत्पश्चात इसका निर्माण होगा न्याय का। तो इस रूप में हम देख सकते हैं प्लेटो की न्याय का सिद्धांत एक सावयव एकता का सिद्धांत है। इसके अलावा प्लेटो ये मानता है कि इस न्याय सिद्धांत तभी क्रियान्वित हो सकता है जब राज्य की बागडोर या राज्य का नेतृत्व या राज्य के शासन का संचालन किसके द्वारा किया जाए? दार्शनिक राजा द्वारा। और मैंने आपको बताया कि दार्शनिक राजा से क्या तात्पर्य है कि प्लेटो शासन संबंधी कार्य ऐसे व्यक्ति को सौंपता है जिसमें क्या हो? विवेक हो, और इनमें से भी उस व्यक्ति को जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में बुद्धिमत्ता हो।
द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ विजडम दैट शुड बी किंग। और प्लेटो उसको कहता है दार्शनिक राजा, और इसी दार्शनिक राजा को नेतृत्व सौंपता है किसका? आदर्श राज्य का। तो यहाँ प्लेटो जरूरी मानता है किसकी? दार्शनिक राजा की उपस्थिति। किसके लिए? इस न्याय की स्थापना के लिए। प्लेटो न्याय की स्थापना के लिए किसको आवश्यक मानता है? दार्शनिक राजा के आवश्यक मानता है। तो इसके अलावा प्लेटो कहता है कि यह न्याय का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक भी है, साइकोलॉजिकल आल्सो। तो मनोवैज्ञानिक इस प्रकार है कि साहब मनोविज्ञान ये कहता है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपना कार्य, जैसा जिसका अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है और उसके अनुसार उसकी रुचि होती है और उसी रुचि के अनुसार वह अपना कार्य करता है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत भी तो यही कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में कोई ना कोई गुण प्रमुख तौर पर मौजूद है और उसकी रुचि के अनुसार वो अपना कार्य करेगा, तो इससे समाज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं भी हैं और न्याय सिद्धांत के आधार पर वो अपनी इस आदर्श राज्य का प्रतिपादन करता है। परंतु हमें देखें कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है उसकी आलोचना भी की जाती है, उसमें कुछ कमियां भी हैं और इसकी आलोचना उसके शिष्य अरस्तु या बाद में आने वाले कई दूसरे विचारकों द्वारा, और सबसे ज्यादा प्रखर आलोचना जो की गई वह कार्ल पॉपर के द्वारा की गई। और यह आलोचना किस प्रकार की गई कि प्लेटो ने पूरी तरह से न्याय को कैसी धारणा के रूप में बताया है? नैतिक धारणा के रूप में। और किसको नजरअंदाज कर दिया? पूरी तरह से कानून को नजरअंदाज कर दिया। ध्यान देखिए, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में अपनी रिपब्लिक नामक पुस्तक में किसको महत्व नहीं देता? कानून को महत्व नहीं देता। वह सबसे ज्यादा कानून से ज्यादा महत्व किसको देता है? न्याय को। और न्याय एक कैसी धारणा है? नैतिक धारणा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लेटो ने दार्शनिक राजा को शासन की सारी शक्तियां सौंप दी और ये कह दिया कि साहब वह न्याय की स्थापना कर देगा, तो किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के दंड की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति स्वतः ही स्पॉन्टेनियसली अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो न्यायालय जरूरी नहीं है, पुलिस जरूरी नहीं है। तो यह एक तर्कसंगत बात प्रतीत नहीं होती आधुनिक समय में। दूसरी बात, प्लेटो ने इस न्याय सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति को पूरी तरह से किसके अधीन स्थापित कर दिया है? राज्य के अधीन स्थापित कर दिया है, राज्य के अधीनस्थ बना दिया है कि राज्य ने अगर एक बार तय कर दिया कि इस व्यक्ति में ये गुण मौजूद है तो वह व्यक्ति आजीवन उसी वर्ग में रहने को बाध्य है और उसी वर्ग के निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी विशिष्ट प्रतिभा या क्षमता के आधार पर मान लीजिए इन गुणों का प्राप्त कर लिया या हासिल कर लिया, तो वह व्यक्ति चाहकर भी अपने निर्धारित वर्ग को छोड़ नहीं सकता या दूसरे गुणों का अनुसरण नहीं कर सकता, अपनी क्षमताओं का विकास नहीं कर सकता। इसके अलावा प्लेटो की इस न्याय की धारणा सिद्धांत ने समाज में अत्यधिक अलगाव को, पृथक्करण को बढ़ावा दिया कि समाज का बंटवारा कर दिया साहब। जो कि समाज या राज्य एक होना चाहिए, उस राज्य को गुणों के आधार पर पूरी तरह से और उन परस्पर इनके बीच में हम देखें कि कोई तालमेल, सामंजस्य या कोई ट्रांसफर की संचरण की आपस में कोई व्यवस्था नहीं है कि इस व्यक्ति के इस वर्ग में जा सकता है या ये व्यक्ति इस वर्ग में हो सकता है। इस प्रकार कोई व्यवस्था उसने हमें नहीं प्रतिपादित की है। इसके अलावा प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है? सब कर्तव्य की बात करता है। जबकि हम देखें कर्तव्य के साथ साथ हमें इसकी भी आवश्यकता होती है, व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। तो प्लेटो कर्तव्य को बल देता है परंतु किसको पूरी तरह से भूल जाता है? अधिकारों को भूल जाता है। और इसी के साथ प्लेटो अपने इस राज्य में अपने इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए इसकी व्यवस्था नहीं करता, दंड की कोई व्यवस्था नहीं करता। अगर मान लीजिए इस वर्ग द्वारा कोई अपने कर्तव्यों को निर्वहन नहीं किया जाए तो ऐसी कोई बाध्यकारी चीज नहीं है जो व्यक्ति को बाध्य कर सके कि वह अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करे। तो ये कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ आलोचनाएं जो की गई हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। इसके अलावा सबसे बड़ी आलोचना जो महत्वपूर्ण भी है और पूछी भी जाती है एग्जाम में, वो ये है कार्ल पॉपर, एक पाश्चात्य विचारक है। और कार्ल पॉपर जो है प्लेटो को कहता है सर्वाधिकारवादी, टोटलिटरिज्म का कहता है, फांसीवादी कहता है और सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना वाला बताता है, बंद समाज का समर्थक बताता है प्लेटो का। इस प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के आधार पर लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया है, समानता को समाज में समाप्त कर दिया है, अवसर की समानता को समाप्त कर दिया है और एक विशिष्ट वर्ग को, विशिष्ट वर्ग कौन सा है? शासक वर्ग, इसको मनमाने आधार पर सारी शक्तियां सौंप दी है। तो प्लेटो
के इस न्याय सिद्धांत की सबसे प्रखर आलोचना जो की गई वो किसके द्वारा की गई? कार्ल पॉपर महोदय द्वारा की गई। और इसलिए की गई क्योंकि बाकी सभी लोगों के जीवन के ऊपर नेतृत्व एक व्यक्ति को सौंप दिया गया और उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, वह स्वच्छंद छोड़ दिया गया और इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, लोकतंत्र का हनन होता है। इसलिए कार्ल पॉपर प्लेटो को बंद समाज का समर्थक मानता है, सर्वाधिकारवादी मानता है। तो इस प्रकार प्लेटो का न्याय सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न है जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसके लिए आप इस चैप्टर को पूरे इस वीडियो को पूरा देख करके आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपकी जिज्ञासा है तो वह आप हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। छात्राएं इस वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।